भी नहीं पढ़ा है और कल ही अगर एग्जाम करा दे तो आपका क्या तरीका होगा एग्जाम में अप्रोच करने का, किस तरीके से आप चीजों को सीखोगे कि आप आए मेरे पास बोले कि सर एक दिन का टाइम बचा है, मुझे सिखा दीजिए कि जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए वो मैं अटेम्प्ट कर लूं। कहने का मतलब यह है कि आप पहले बेसिक आप जानना चाहिए। अगर मैं बोल लूं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बताओ इसके बाहर कोई दुनिया है? कोई दुनिया नहीं है इसके बाहर। लास्ट तक बताऊंगा कि इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है, हर चीज प्रूफ करूंगा। अब एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि इस बैच को एकदम बेसिक से शुरू किया जाए? ऑलमोस्ट सभी लोग। चलो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, और इससे बेसिक अगर हो जाए तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देना। बताओ इससे बेसिक होगा? इससे बेसिक तो कोई है ही नहीं। यानी ABCD से बेसिक कुछ नहीं होता है। इसे अंग्रेजी की दुनिया में कहते हैं लेटर। यानी इसको क्या कह दिए? लेटर कह दिए। लेकिन इसके साथ मैं कुछ शब्द जोड़ दूं, अगर ऐसा कर दिया तो इसे कहते हैं वर्ड। ये क्या है? ये वर्ड है। अब इस वर्ड में कुछ ऐसा मैं जोड़ दूं जो दो को जो मतलब किसी ना किसी वर्ब के साथ जोड़ दो, क्लाउज बन जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं लगा दिया एप्पल इज गुड, मैं कर दिया बॉय इज गुड, कैट इज गुड, मैं कर दिया डॉग इज गुड, मैं कर दिया एग इज गुड। ऐसा करने से बताओ सेंटेंस बना कि नहीं? यानी सेंटेंस बना कि नहीं? ये सभी के सभी सेंटेंस बन गए। अब आ जाओ फाइनली सेंटेंस पे आता हूं। सेंटेंस होता क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और इसी को तो सेंटेंस कहते हैं। यानी अगर ये तीनों सीख गए आप इंग्लिश सीख गए। यकीन मानना, इन्हीं सारी तीनों चीजों की वजह से आपको इंग्लिश आता है, आप लिखते हो, बोलते हो, पढ़ते हो, सब कुछ करते हो इसी की मदद से। अब एक एक चीज को दिखाता हूं। मुझे अगर पढ़ना है, सेंटेंस बनाना सीखना है, तो सबसे पहले क्या आऊंगा? सब्जेक्ट के पास आऊंगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, मैं अगर सवाल पूछूं कि बताओ लेटर क्यों पढ़ते हो? वर्ड बनाने के लिए। वर्ड क्यों सीखते हो? सेंटेंस बनाने के लिए। यानी फाइनली आपको सेंटेंस सीखना है, और सेंटेंस से ही आपका जितना भी पैराग्राफ लिखो, इंग्लिश बोलो, लिखो, पढ़ो, समझो, सब कुछ तो इसी से होना है। कहने का मतलब यही पूरा का पूरा इंग्लिश है। तो सब्जेक्ट से अगर शुरुआत करूं मैं, तो मुझे बताओ कि दुनिया के सारी चीजें सब्जेक्ट है कि नहीं? यानी कि दुनिया की सारी चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर दुनिया की सारी चीजें सब्जेक्ट होंगी तो उनका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे मैं बोलूं कि बताओ ये पेन सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं, तो बताओ इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा। और अगर सब्जेक्ट है और अगर उसका कोई नाम है तो इसे ही कहते हैं नाउन। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट है और उसका नाम होगा उसे नाउन कहेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर दुनिया के सारी चीज सब्जेक्ट है तो क्या जरूरी है कि सबका नाम ही होगा? कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिनका नाम नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा ही, मैंने लिखा दिस, बताओ नाम है किसी का? मैं अगर बोलूं कि बाहर कोई बुलाया तो ही बुला रहा है, जाओ देखो तुमसे सी मिलने आई है, होगा ऐसा? यानी कोई नाम हुआ? नाम नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? अननोन हो गया। और इसी अननोन को अंग्रेजी की दुनिया में कहते हैं प्रोनाउन। क्लियर है? यानी यही चीज होगा प्रोनाउन। ठीक वैसे ही किसी का एक्शन भी सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे उसका जो चलने का तरीका है बड़ा गंदा है, यानी चलने का तरीका, यानी उसके एक्शन को बना दिया, तो इसी एक्शन को भी क्या कहते हैं? इसी एक्शन को कहते हैं वर्ब। लेकिन ये वर्ब लिमिट होता है जिसे कहते हैं जीरंड, और एक को कहते हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स कह देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने जैसे आंसर दिया कि लेटर सीखते हैं वर्ड बनाने के लिए, वर्ड सीखते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, तो अब मैं अगर पूछूं कि बताओ नाउन क्यों सीखते हो? प्रोनाउन क्यों सीखते हो? जीरंड क्यों सीखते हो? और इन्फिनिटिव्स? अब देखो एक एक चीज को प्रूफ कर देता हूं। जैसे मैंने लिखा नेम, अब नेम अगर नाउन है तो बताओ राम एक नाम है कि नहीं? अगर नाम है तो मैंने लिख दिया राम इज गुड। दूसरा मैंने किया कि प्रोनाउन है, मैंने लिख दिया ही इज गुड। अब बताओ कि यहां जीरंड है और यहां इन्फिनिटिव्स है। जीरंड मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो क्लास कहां चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जीरंड का मतलब होता है कि किसी भी V1 में आप ING लगा दो, क्या बन जाएगा? जीरंड बन जाएगा।
और ये कहता है कि 2 + V1 कर दो, इंफिनिटिव्स बन जाएगा। अब देखो एक एक चीज को प्रूफ कर रहा हूं। अगर मैंने लिखा राम इज गुड, मुझे बताओ किसमें राम क्या है? नाउन है। बताओ सब्जेक्ट है कि नहीं? कैसे मान लूं? मैं नहीं मान रहा सब्जेक्ट है। कैसे? अगर मान के चलो कोई छोटा बच्चा आपसे पढ़ने आया, आपने लिखा राम इज गुड, समझाने के लिए उसको लिखा राम इज गुड, वो बोले कि ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं नहीं मानू, क्या प्रमाण है? याद रखना कि वर्ब से पहले रहने वाला हर चीज सब्जेक्ट होगा। यानी वर्ब से पहले अगर कुछ भी है वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद अगर जो आए वो ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां सब्जेक्ट से पहले राम है, इसका मतलब राम क्या है? राम क्या है? नाउन है, और नाउन ही क्या बनता है? नाउन ही सब्जेक्ट बन रहा है। बताओ प्रूफ किया कि नहीं? अब मुझे बताओ ही यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। बताओ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? कैसे मान लो कि सब्जेक्ट है? सीधा सा तरीका है, लो देखो वर्ब से पहले लगा है, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब मैं अगर बोल दूं V1 + ing, वॉक एक वर्ब है, वॉक में लगाया ing और उसके बाद बोल दिया वॉकिंग इज गुड। मैंने लिखा टू वॉक इज गुड। अब मुझे बताओ कि वॉकिंग सब्जेक्ट है कि नहीं? कैसे मान लो? वर्ब से पहले आया है। टू वॉक सब्जेक्ट है कि नहीं? यानी वर्ब से पहले आया है तो सब्जेक्ट ही होगा जो वर्ब से पहले आएगा। यहीं से जन्म होता है नाउन का, प्रोनाउन का, और नाउन के अंदर जीरन का और इन्फिनिटिव्स का। हर एक चीज का प्रमाण दूंगा कि ये आता है तो क्यों आता है, इसके आने का रीजन क्या है। अब देखो कि अगर नाउन से क्वेश्चन बनता है, नाउन से क्वेश्चन बनने का मतलब यह है कि किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन मतलब एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, उसका तरीका क्या होगा, कहां फोकस करेगा और कहां फोकस नहीं करेगा। सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि नाउन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, कुछ ऐसी चीज है जो कभी प्लूरल नहीं होती है। कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि आप यहीं जाना, कहीं अगर कोई फर्नीचर की दुकान हो और फर्नीचर की दुकान पे जाके बोलना कि मुझे फर्नीचर दो। अब बताओ फर्नीचर अगर बोलो फर्नीचर दो, क्या देगा वो? अंदर लेके गया, बोला क्या चाहिए, बोला फर्नीचर चाहिए। आपने बोला फर्नीचर चाहिए, बोले फर्नीचर? फर्नीचर क्या, कौन सा फर्नीचर? आपने सिर्फ एक ही बात बोला, फर्नीचर चाहिए। वो परेशान बोलेगा या तो पागल है ये, या मुझे पागल करने आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो आपको ये देगा तो आप बोलोगे फर्नीचर है कि चेयर है? ये चेयर है। फिर बोलेगा कि चलो ठीक है लो फर्नीचर देता हूं। उसने बोला ये है फर्नीचर, फर्नीचर है ये? टेबल है ये, यानी कि चेयर है ये, टेबल है, और क्या करे, बोले कि देखो ये है फर्नीचर। बताओ फर्नीचर है? बेड है ये। कहने का मतलब ये है कि फर्नीचर का मतलब कोई एक चीज नहीं होता है। फर्नीचर का मतलब है यहां बेड होगा, चेयर होगा, टेबल होगा, अलमीरा होगा, सोफा होगा, डाइनिंग टेबल होगा, ये सारी की सारी चीजों को हम कहेंगे फर्नीचर। और फर्नीचर एक थॉट होता है, और इस थॉट को कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। इसीलिए इसमें जितने भी शब्द आएंगे इनमें कभी एस और ईएस नहीं लगाते हैं। यानी फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। दूसरा मैं बोलूं कि देखो एक बहुत प्यारा सा सीनरी बनाता हूं, जरा बताना, असेसमेंट करना कि सीनरी मेरा कैसा है। बताओ कैसा है सीनरी? बोलो सर ये सीनरी थोड़े ना है, सीनरी है ये तो क्या है? वृक्ष है। अच्छा पेड़ है। कहने का मतलब कि ये सीनरी नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है लो सीनरी बनाता हूं। मैं सीनरी बना दिया। बताओ सीनरी है? नहीं है। अच्छा लो इससे बढ़िया सीनरी बनाता हूं। अब बताओ कि सीनरी है कि नहीं? नहीं है सीनरी। अब देखो एक और, इस बार मत बोलना कि सीनरी नहीं है। यहां से एक झरना निकाल दिया। अब बताओ सीनरी है कि नहीं? सीनरी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि सीनरी जो होता है वो किसी एक चीज को नहीं कहते हैं। सीनरी का मतलब होता है कि यहां पेड़ लगा होगा, यहां से पहाड़ होगा, यहां से सूरज निकल रहा होगा, यानी ये सारी चीजें होंगी। यहां से झरना निकल रहा होगा, ये सारी चीजें होंगी। और क्या होगा? यहां चिड़िया, ये सारी चीजें होंगी। यहां कुछ, कहने का मतलब यह है सीधा सा कि ये जितना भी कुछ है ये सब के सब क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। यानी इसमें से किसी चीज को आप देख नहीं सकते हो, और ना देखने वाली चीज को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। इनका कभी प्लूरल नहीं बनेगा, इनके साथ एस और यस नहीं लगेगा। और प्लूरल बनाने के एक तरीके नहीं होते हैं कि उसको जैसे मान के चलो किसी चीज को प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने का क्या तरीका है? या तो एस और यस लगाओ, या फिर उसके साथ वर्ब वाला प्लूरल लगा दो।
तब जाके बन जाएगा प्लूरल। वो कहने का मतलब है कि ना इसके साथ एस और एस लगेगा और ना इसके साथ वर्ब यानी प्लूरल वाला वर्ब लगेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, अब जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट। बताओ अगर पहले को राइट किया कितने लोग साथ देने वाले हैं? दूसरे को राइट करूं तो, और तीसरे को राइट करूं तो, और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं वो किस में है? कंफ्यूज है? अब ध्यान दो, अब समझो, इस चीज से कंफ्यूजन से निजात दिलाता हूं। ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से समझो। अगर मैंने लिखा यहां पर अ टीम ऑफ, अ टीम ऑफ, अ टीम ऑफ, यानी एक टीम को अगर ये दिखा रहा है, इसका मतलब कि अगर यहां पर मैं टीम बनाऊं, ड्रीम 11 में टीम बनाते हो तो एक प्लेयर को लेते हो या एक से ज्यादा को लेते हो? एक से ज्यादा को, यानी कि प्लेयर आते हैं आपके एक से ज्यादा। और जब एक से ज्यादा कोई भी चीज आ जाती है तो मुझे बताओ कि उसे क्या कहते हैं? जैसे मैंने लिखा यहां 1 तो क्या लिखोगे? बॉय। मैंने लिख दिया यहां पर 2, क्या हो जाएगा? बॉयज। मैंने यहां पर 11 लिख दिया तो क्या हो गया? बॉयज। ठीक वैसे ही मैंने यहां पर 1 लिखा तो क्या आया? प्लेयर। मैंने यहां पर 2 लिखा, क्या आया? यानी कि 1 आया तो प्लेयर, और यहां पर 2 लिखा तो क्या हो गया? प्लेयर्स। और यहां पर अगर 11 लिख दूं तो? अब मुझे एक बात बताओ, इस अ टीम का मतलब क्या है? प्लेयर का टीम कि प्लेयर्स का टीम? और जब अगर प्लेयर्स का टीम है तो प्लेयर कहां से होगा? पहले को उड़ा दिया। दूसरा क्या कहता है कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, दोनों के दोनों सही लग रहे हैं कि टीम ऑफ प्लेयर्स होगा, यानी इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई आर में और इज में, यानी आर होगा या इज होगा, इसको समझना है। ध्यान से समझो, जितने भी एग्जाम होते हैं, ये बड़ा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, लड़कों को बेवकूफ बनाता है। कैसे? लड़के सोचते हैं कि सर यहां पर प्लेयर्स लगा है तो इसके लिए आर होगा, सोचते हैं बहुत ज्यादा लोग। ध्यान दो, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यहां लिखा अ टीम और अ टीम लिखा और यहां ऑफ दिखा दिया, यहां प्लेयर दिखा दिया। याद रखना ये ऑफ है और ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी प्रेपोजिशन के बाद आया है ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है? अ टीम। यानी कि भले ही टीम क्या है, जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, मैंने लिखा वर्ब, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा, वर्ब जैसा होगा सब्जेक्ट को वैसा होना पड़ेगा। अब मैं अगर क्या कर दूं कि मैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दूरी बढ़ा दूं, अब मुझे बताओ दूरी बढ़ने से प्यार में कमी आता है क्या? नहीं आता है। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा, इस वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट आएगा। देखो यहां पर दूरी बढ़ी है, अब दूरी बढ़ने से यहां पर क्या होगा? यहां सिंगुलर है तो प्लूरल हो जाएगा, यानी यहां पर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा? इसीलिए सी राइट हुआ और बी रॉन्ग हो गया। इसी बार 2022 का फर्स्ट पेपर हुआ एनडीए का, और एनडीए ने ऐसे 3 क्वेश्चन डाले, यानी इसी को घुमा फिरा के 3 क्वेश्चन डाले। पिछली साल भी मतलब हर एग्जाम में 2-3 कॉन्सेप्ट डाल दे रहा है, यानी कहने का मतलब वहां रख रहा है और वहां रखने के बाद यहां कर दे रहा है, यानी यहां सब्जेक्ट रख रहा है और यहां वर्ब रख दे रहा है, ऐसा कर रहा है। ये समझ में आया? ये यानी हमेशा इसी चीज को फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगा है क्या? अ फ्लॉक ऑफ शिप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग, अ हर्ड ऑफ डियर्स इज रनिंग। अब मुझे बताओ पहले में कितने लोग हैं? पहले में नहीं है। दूसरे में कितने हैं? तीसरे में कितने हैं? और चौथे में? पांचवे में? कहने का मतलब है कि आप जो समझे, बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि अ फ्लॉक का मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मैं आपको डिटेल से मैं बोल रहा हूं ना, डिटेल से पढ़ाना है। कलेक्टिव नाउन एक पार्ट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सा कलेक्शन है, यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, यानी किसी चीज का कलेक्शन को क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे अ फ्लॉक ऑफ शिप जो होता है, यानी यहां पर क्या लिखा था? इसके पहले वाला एग्जांपल था टीम ऑफ प्लेयर, यानी अ टीम ऑफ प्लेयर्स का मतलब यह होता है खिलाड़ियों का झुंड, यानी जहां पर खिलाड़ी का झुंड होगा उसे कहेंगे अ टीम।
इससे बहुत सारे आपके वर्ड बनते हैं, बंडल ऑफ कार्ड्स बनता है, यानी कि बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एक वर्ड होता है अ बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी कि पापा के परियों के समूह को बेबी कहा जाता है। यानी जितने भी ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। कहने का मतलब ये सिंगुलर को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? लेकिन यहीं अगर प्लूरल कर दूं तो कहने का मतलब है कि जो आपने ये सेंटेंस समझा, यानी अ टीम सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर कर दिया, लेकिन मैं यहां कर दूं टू टीम्स, तो बताओ वर्ब इज लगेगा? आर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब आ रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगा। समझ पा रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? फ्लॉक, यानी अ फ्लॉक क्या है? एक झुंड है। और झुंड किसका है? भेड़ का। यानी सिप का झुंड है, और सिप का झुंड अगर है तो सिप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में एक समान। जैसे मैं अगर लिखूं यहां पर डियर, बताओ कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, ये है कि नहीं सिंगुलर? लगाऊं अगर 10,000 का शर्त लगा लोगे? ये सिंगुलर है? नहीं है। कहने का मतलब है कि ना ये सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। अभी इसको बता नहीं सकते कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब बताओ क्या है? अब बताओ क्या है? खेल रहे हो? यानी ऐसे ही करना है। मैं अगर लिख दिया 1, क्या हो गया? मैं अगर यहां 10 कर दिया तो, लेकिन बताओ कि इस पे कोई प्रभाव पड़ा? यानी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रभाव पड़ा दूं तो गलत हो जाएगा। यानी डियर का डियर्स नहीं होगा, सिप का सिप्स नहीं होगा, स्वाइन का स्वाइन्स नहीं होगा। यानी अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है, उनमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अ फ्लॉक ऑफ सिप्स नहीं होगा, सिप्स नहीं होगा, यहां डियर्स नहीं होगा। अब लगा है अ फ्लॉक सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लग गया, राइट है ये। यहां अ हर्ड ऑफ डियर, राइट है। समझ पाए? यानी ऐसी चीजें हैं। कोई डाउट है किसी को? तुरंत पूछना। हमेशा याद रखना कि अगर ऑफ अपनी आंखों से दिख जाए या कोई प्रेपोजिशन आंखों से दिख जाए, उसके तुरंत आने वाला जो भी अगर नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहचान कराना सबको सिखाऊंगा मैं। अब अगर मैं बोलूं कि अगर किसी नाउन में आप एस लगा दो तो क्या हो जाएगा? नाउन के साथ अगर एस लगाए, बताओ प्लूरल हुआ कि नहीं? जैसे मैं अगर बोला बॉय, बॉय के साथ एस लगाया, क्या हो गया? बॉयज हो गया। अब मैं बोलूं कि अगर किसी नाउन के साथ आप ई एस लगा दो तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैं लिख दिया मैंगो, मैंगो के साथ ई एस जोड़ा, क्या बन गया? मैंगोज। अब सेम चीज ये अपोजिट हो जाता है किसके साथ? अब बताओ ये नाउन है कि नहीं? ये भी नाउन है कि नहीं? लेकिन अगर सेम प्रक्रिया मैं वर्ब के साथ कर दूं तो, वर्ब के साथ एस लगा दूं तो याद रखना ये सिंगुलर बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर इट, इट के साथ मैंने एस लगाया, क्या बन गया? इट्स। और इट्स क्या है? सेम ऐसे ही किसी भी वर्ब के साथ अगर ई एस लगा दूं तो ऐसा करना क्या है? सिंगुलर है। जैसे मैंने लिखा गो, और गो के साथ ई एस लगा दिया, क्या बन गया? गोज बन गया। अब बताओ ऐसा सिंगुलर है कि नहीं? लेकिन ये तो सिंगल कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी नाउन में एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो प्लूरल बन जाएगा। वर्ब में एस लगाएंगे, सिंगुलर बन जाएगा। अब एक से ज्यादा शब्द आ जाए तो, मतलब अगर एक से ज्यादा शब्द कैसे है? मैंने लिखा यहां पर फादर, अब फादर है तो एक शब्द है, अब इनके साथ मैं लगा दूं इन लॉ। अब इस फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर, यानी इन तीनों का मतलब क्या हो गया? ससुर। अब ससुर को ससुरे करना है तो क्या करना पड़ेगा? यानी एक फादर्स करोगे। कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनना, ये इन एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला शब्द मेन शब्द नहीं होता है, इसके पहले वाला मेन शब्द होता है। तो फादर्स इन लॉ कहना पड़ेगा, यानी फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ऐसे शब्द कहने पड़ेंगे। अब आज आप कुछ क्वेश्चन पे देख लेते हैं जितना आपने सीखा। ध्यान देना कि जितने शब्द लिखवाए आपको, उसमें से शब्द क्या था? फर्नीचर है तो फर्नीचर्स होगा, सीनरी का सीनरीज होगा, पोइट्री का पोइट्रीज होगा, मशीनरी का मशीनरीज,
ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, लगेज का लगेजेज नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन पूछा सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस का क्वेश्चन 2016 में, और क्या लिखा है? द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन। अब बताओ इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन होता है? कभी भी अगर इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन अगर देख लो, इसे काट देना। कोई टीचर पढ़ाए, काट देना टीचर को, उसके लिखे कंसेप्ट को काट देना, यानी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लगेज का लगेजेज नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है मदर इन लॉ। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, हल्के में ना लेना, तुरंत आंसर करे जा रहे हो, थोड़ा सोच लो। 2016 में क्वेश्चन पूछा है, मेंस ने पूछा है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? समझ पाए? यानी कि इन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वाला मेन शब्द नहीं होता है, ये होता है मेन शब्द, यानी मदर्स इन लॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द पेंटिंग्स ऑफ, अरे थोड़ा पढ़ लो, देख नहीं रहे हो? 2013 का मेन सा क्वेश्चन है, हल्के में ले रहे हो। यानी लिखा है द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज। बताओ सीनरी का सीनरीज होता है, यानी सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। देखो ER वाले शब्द कुछ होते हैं, ERY वाले, सीनरी, पोइट्री, मशीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, ऐसे शब्द है जिनके लास्ट में ERY लगा होता है, ये कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, लिखा है वी शैल गेट ऑल द, अरे सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दम ले लो, समझ पा रहे हो? यानी लिखा है कि इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसे कॉन्सेप्ट करने के बाद देखो कैसे क्वेश्चन लिख रहा है। अब ध्यान दो, यहां क्वेश्चन क्या है? लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी स्टाफ सिलेक्शन क्या एसएससी का है, और एसएससी 2010 में क्वेश्चन क्या पूछा? अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। मैंने अभी समझाया है, ये ऑफ के बाद आने वाला शूज से कोई मतलब है? यानी ये ऑफ के बाद चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? यानी यहां पर सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है, यहां ऑब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब को किसके हिसाब से चलना है? ये ऑफ रहे चाहे ना रहे, किसके हिसाब से चलना है? सब्जेक्ट के हिसाब से। ये ऑफ के बाद आया है ऑब्जेक्ट, पहले वाला है सब्जेक्ट। अब बताओ, अब पेयर सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, ए दिखा रहा है सिंगुलरिटी को, तो बताओ वर होगा, यानी वर नहीं क्या होगा? वॉज होगा। अब देखो 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, अब इतना बड़ा, पहले पढ़ तो लेने दो। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा ग्रेड 4 में, ग्रेड 4 2006 में क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा, जो लड़का पढ़ने में बैठेगा ना उसका उतना टाइम निकल जाएगा जितना में पढ़ेगा ये। लेकिन आप लोग जैसे एग्जाम में गए, देखा फर्नीचर का फर्नीचर्स, तुरंत गलत काटे और आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कहने का मतलब ये जितना भी तरीका है, ये आपको सबको सीखना है। और सबसे जरूरी बात ध्यान रखना, एक चीज ये होता है कि आप लोग टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो गोल्डन टाइम मिला है, उन सारे टाइम को आप बिल्कुल यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर मैं बात करूं, किसी भी, आपने बोला कि एसएससी की आप तैयारी करते हो, अगर मैं मान लूं एसएससी का सबसे छोटा एग्जाम अगर कोई भी हो, अगर मैं छोटा एग्जाम सीएचएसएल को मान रहा हूं, सीएचएसएल का मतलब है एलडीसी, एलडीसी बोलते हैं लोअर डिवीजन का, यानी लोअर ग्रेड की नौकरी मान रहा हूं। पता है इस बार सीट कितनी थी? सीएचएसएल कितनी सीट थी? 5000 थी, यानी 5000 सीट थी। लड़के कितने थे? लड़के थे 30 लाख, यानी लड़के इतने थे। अब मुझे बताओ सही लिखा है? एक और रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि 30 लाख लड़के हैं और सीट कितनी है? ऐसे नौकरी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर एक सीट चाहिए, मैं आपको टॉपर नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि आप पीछे से लास्ट वाले हो, यानी लास्ट वाले भी अगर हो तो 2,95,000 को रौंद के आगे निकलना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? यानी कि जब तक 2,95,000 को नहीं हराओगे, आखिरी का एक सीट मिलेगा। और 2,95,000 ऐसे नहीं हारते हैं। तो 29 लाख, यानी 29,95,000, 29,95,000, यानी 29,95,000 को हराना पड़ेगा। क्या ऐसे हार जाएंगे?
यानी क्या आप सोच रहे हो कि आप पढ़ रहे हो? तो वो नहीं पढ़ रहे हैं, सभी के सभी पढ़ रहे हैं। तो आप ये सबसे पहले मान लो कि अगर मैं पटना आ गया हूं, मैं अगर यहां पटना आ गया हूं तो मुझे कुछ तो करके जाना है, यानी कुछ ना कुछ करके जाना है। एक लड़के का मैं आपको बताता हूं, हाल फिलहाल की घटना है, अगर एनडीए वाले लड़के होंगे तो मुझे जानते होंगे। एक लड़का था, उसका सिलेक्शन हुआ है एनडीए में, रिटन सिलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट आया था 9 तारीख को। 9 तारीख को रिजल्ट आया, लेकिन वो चाहता था पटना आना, वो चाहता था कि मैं आके यहां बताऊं कि सर मेरा रिजल्ट हो गया है। वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके पास बलिया से और यहां आने का पैसा नहीं था। उसने क्या किया कि उसने जैसे उत्तर प्रदेश में योजना चलती है राशन मिलने की, वो राशन लिया, 2 बार का राशन लिया, उसको बेच के उसके पास पैसे आए तो यहां पर आया, 2-3 दिन पहले आया था। तो आप सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करो, अपने मां बाप को धन्यवाद करो कि आप इस लायक हो कि आप पटना में रूम लेके और खान जैसे सेंटर जैसे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो। तो ये मान लो कि मुझे इस बार कैसे भी रिजल्ट लेके जाना है, और आप यकीन करना कुछ दिन के बाद आप पढ़ो, या फिर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कितने एग्जाम के क्वेश्चन बने हैं। है सिचुएशन वाले कोई? जरा हाथ उठाना। बना था क्वेश्चन, लड़के 50% पढ़ने गए थे, 50% पढ़ के सीजीएल की धज्जियां उड़ा के आए हैं। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाए, और मैं उस तरीके से बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सब अगर नौकरी लेना चाहते हो तो आज की दुनिया में नौकरी को स्वर्ग कहा जाता है, कहते हैं ना। तो स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग मिलेगा? अगर मैं बोलूं कि मुझे स्वर्ग दे दो तो मरना तो पड़ेगा ही। तो मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप सभी तैयार हैं? तो मिले कल नए जोश जुनून के साथ। हाउ इज द जोश? चलिए, थैंक यू वेरी मच।